नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनाव संपन्न हो चुका है। नई सरकार बनेगी कुछ दो दिनों में, एक दिन दो दिनों में भारतीय जनता पार्टी को अपना नेता, सदन का नेता चुनना होगा, वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि IND गठबंधन, इंडी गठबंधन जो बना था, उसमें अरविंद केजरीवाल का उपयोग एक टूल्स के तरह किया जाना तय माना जा रहा था। इसमें कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच जो तनावपूर्ण माहौल था, उसको फिर से पटरी पर लाने का भी एक प्रयास जो लाइमलाइट में नहीं है, यह भी चल रहा था भीतर भीतर। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है कि अरविंद केजरीवाल का अदालत से पीछा छूटने वाला नहीं है। अदालत में उनको जाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार के प्रमाण हैं, जिस प्रकार के साक्ष्य हैं, उसका परीक्षण भी चल रहा है। और दूसरी बात और है कि एक अनुमान के अनुसार कुछ लोग जो बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल के हटने के बाद उनके कार्यालय, जो विभिन्न कार्यालय में जो दस्तावेज हैं, उनको खंगाला जाएगा और बहुत सारे साक्ष्य इसमें उपलब्ध होने की संभावना है, जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के साथ पर जो शराब घोटाले का जो मुकदमा चल रहा है, वह आगे बढ़ सकता है और इसका दायरा बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिशा में यह केस आगे बढ़ा है, उसमें अरविंद केजरीवाल ही नहीं, उनके सहयोगी ही नहीं, बल्कि उनकी पार्टी भी इसमें एक पक्ष बन सकती है। क्योंकि शराब के घोटाले से जो पैसे जो गए हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा मात्रा अरविंद केजरीवाल की पार्टी को प्राप्त हुए हैं विभिन्न तरीके से, और बल्क में बहुत बड़ी राशि उनको प्राप्त हुई है। तो इस दिशा में यदि जांच शुरू होती है, जांच की दिशा इधर मुड़ती है, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे नए तथ्य इसमें जुड़ेंगे। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी कि सीधे तौर पर जो भ्रष्टाचारी हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही मैनेज कर लेते हैं। हालांकि दबी जुबान से लोग कहते हैं कि जितने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कहीं ना कहीं बड़े जो व्यावसायिक घराने हैं, उद्योगपति हैं, उनसे उपकृत होते रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो जिस प्रकार से एक शराब माफिया के माध्यम से बड़ी राशि एकत्रित की है, यह दूसरी बात है। पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेते हैं, चंदा लेने के की उन्हें छूट भी है, एक सीमा तक पारदर्शिता के साथ चंदा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जो एक आवारा पूंजी, जिसको आप कह सकते हैं एक सिंडिकेट, जो शराब सिंडिकेट है, वह पैसा एक पॉलिटिकल पार्टी को सीधे तौर पर दे रही है, उसके नेताओं को दे रही है, और दे करके मनमाना तरीके से डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसकारी कार्य कराने में सफल हो रहे हैं। तो यह एक राजनीति का एक बिल्कुल स्याह पक्ष है, अंधकारपूर्ण पक्ष है। और इस दिशा में यदि जांच आगे बढ़ती है, जो कि अब अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री भी नहीं है, तो थोड़ा भी वो इस दिशा में किसी प्रकार का अवरोध खड़ा नहीं कर पाएंगे, यह पक्ष है। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो विदेशों में बैठी हुई जो शक्तियां हैं, जो उनके कंधे पर बंदूक रख करके अपना निशाना साध रही थी, उनका क्या होगा। बहुत परिश्रम से उन लोगों ने ऐसा एक सेटअप, एक टूल्स तैयार किया था, जिसके माध्यम से वो अपनी बात करते थे। जो शहरी नक्सली की बात हो रही है, तो उनके संरक्षण संपोषण में भी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सरकार की एक भूमिका सामने आई थी। सब कुछ जानते हैं, यह बात स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल को रोमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था भ्रष्टाचार के विरुद्ध में। वो लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और भारत के अंदर में जो RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के माध्यम से दस्तावेज और प्रामाणिक जानकारियां एकत्रित करके वे अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे। इसका एक पक्ष अच्छा है। लेकिन इसमें दूसरा पक्ष यह है कि अरविंद केजरीवाल के माध्यम से जो डाटा जो आ रहे थे, तो डाटा को मनमाने तरीके से उसकी व्याख्या भी हो रही थी। और इसमें कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर में जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, जिनका विकास से संबंध होता है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो अब
समझा जाता है कि पूरे विश्व में कई लॉबी हैं, जो जर्मन की लॉबी अलग है, यूएस की लॉबी अलग है, और सारे लोग किसी न किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनके समर्थन में एक जनमत किसी न, जो विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं या अविकसित देश हैं, उनमें तैयार हो, और ताकि वो प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने बाजार का भी विस्तार कर सके। ह्यूमन मैग्सेसे हो या और दूसरे जो बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, फोर्ड फाउंडेशन है, उनके द्वारा जो एनजीओ के माध्यम से जो पैसा दिए जा रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं वो पॉलिसी, भारत की जो नीति निर्धारण की जो बातें होती थी उनको प्रभावित करने की ओर चलते थे। उनके माध्यम से वो नैरेटिव सेट करते थे, और वही नहीं, उनके माध्यम से वो जो राजनीतिक दल होते हैं उनके नीति को भी प्रभावित करने का प्रयास होता रहा है। इस प्रकार की बातें अब अध्ययन में सामने खुल करके आ रही हैं। तो इसमें आप जो है, आम आदमी पार्टी जो है, उसे एनजीओ के तरफ से भी बहुत सारे पैसे मिलते रहे हैं, और एक अराजक व्यवस्था, मतलब संविधान में जो बातें हैं उसको नहीं मानना। मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल कभी कभी आंदोलन करते हुए सड़क पर उतर जाते थे। तो ये एक प्रकार की एक प्रवृत्ति है, और ये प्रवृत्ति यदि आगे बढ़ती है तो भारत में एक अराजक व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। इसे यदि मान्यता मिल जाए तो अरविंद केजरीवाल पर केस होता है, न्यायालय से उन्हें जेल भेज दिया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर वो बने ही रहते हैं। जबकि एक भारत के अंदर में आज़ादी के बाद में जितने जो मुख्यमंत्री हैं, कई हरियाणा के मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के केस हुए और जेल ले जाने की बात हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जहां भी देखिए मंत्री भी होता है तो उसे इस्तीफा, वो सहज तौर पर इस्तीफा दे दिया था, इससे अपेक्षा की जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, इससे ठीक उलट उन्होंने व्यवहार किया। यदि इसी प्रकार का व्यवहार अन्य राज्यों में भी, अन्य पॉलिटिकल पार्टी भी, जो नए पॉलिटिकल पार्टी हैं, अपनाने लगे तो क्या होगा? एक अराजक स्थिति बन जाएगी, और भारत के लोकतंत्र की जो छवि है पूरी दुनिया में, वो उस पर कहीं ना कहीं खरोच आएगा। उसको उसकी छवि को बिगाड़ने का एक प्रयास भी हो सकता है, कह सकते हैं। इसी प्रकार की बात आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, और भारत के अंदर में जो संघीय ढांचा है उसको, उसमें बहुत सारी बातें हैं जो केंद्र की एजेंसी है उनको खुली छूट होनी चाहिए, जहां भी जो राज्य है उन्हें काम करने के लिए, जैसे सीबीआई हुआ, ईडी हुआ। लेकिन जब बंगाल की जब हम बात करते हैं तो ममता बनर्जी की सरकार वाले प्रदेश में उन्हें, सीबीआई के लोगों को, ईडी के लोगों को अपने काम करने से रोका जाता है। यहाँ तक कि उनके साथ हिंसक व्यवहार भी होता रहा, पुलिस का भी व्यवहार सही नहीं रहता है। तो उसी प्रकार का ये राजनीतिक के संरक्षण में कुछ न कुछ जो ऐसे काम किए जा रहे थे जो संविधान और लोकतंत्र के मान्य परंपरा के अनुकूल नहीं थे, जो अरविंद केजरीवाल के समय में चलता था। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल एक आंदोलन के माध्यम से सामने आए थे, और आंदोलन क्या था? भ्रष्टाचार के विरोध में। उसमें भी अन्ना हजारे, और उसमें कई जितने जो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सोच विचार वाले लोग भी, नेता भी, कुछ कार्यकर्ता भी उसमें शामिल हुए थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इस प्रकार का एक बैनर बना करके लोग शामिल हुए थे। तो इसमें अब एक भ्रामक वातावरण बनाया गया क्या, कि ये अरविंद केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल को आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खड़ा किया। तो एक भ्रामक वातावरण बना करके, एक पॉलिटिकल भ्रम का, कोहरा से भरा हुआ एक माहौल बना करके, और अरविंद केजरीवाल को फिर से खड़ा करने का एक प्रयास अभी से होता दिख रहा है। क्योंकि इस प्रकार के आलेख, इस प्रकार के जो वीडियोस सोशल मीडिया पर आने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल का निर्माण किसने किया था, तो आरएसएस के लोगों ने किया था, उसके पीछे थे, और यह कांग्रेस जैसे जो लोकतांत्रिक पार्टी है उसको समाप्त करने की बात करने के लिए किया गया था अरविंद केजरीवाल को। तो मतलब अरविंद केजरीवाल को फिर से एक भ्रामक वातावरण बना करके खड़ा करने वाले जो फोर्स हैं, जो नेपथ्य से काम करते हैं, उसने काम करना शुरू कर दिया है, ताकि कांग्रेस पार्टी को एक बढ़त मिल सके, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक वातावरण का निर्माण किया जा सके। तो ये हार के तुरंत बाद से, तुरंत तत्काल इधर
आप जो है आप पार्टी का चुनाव में बुरी तरह से पराजय होता है और उसके बाद से ही इस प्रकार का एक इकोसिस्टम काम करना शुरू कर देता है कि अरविंद केजरीवाल वही है जो संघ के लोग हैं। तो ये एक राजनीतिक दिशा देने के लिए, ताकि कांग्रेस पार्टी को एक स्पेस मिल सके, एक आधार मिल सके कि वो फिर से उठ खड़ी हो सके। तो ये एक भविष्य की राजनीति की ओर एक संकेत दे रहा है, जिसमें जो एनजीओ जो होते हैं, जो जो स्वयंसेवी संगठन के नाम पर जो काम करते हैं, ऐसे लोगों की सक्रियता होगी और उनके आधार पर एक वातावरण बनाना, ताकि कांग्रेस के लिए अनुकूल एक वातावरण बन सके। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।